Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 9.6 द तुगलक्स AD 1320 टू 1412। तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी तक। द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी was Ghazi Malik, who ascended the throne as Ghiyasuddin Tughlaq in AD 1320 and this dynasty ruled till AD 1412। तुगलक वंश का संस्थापक गजनी मलिक था, जिसने घियासुद्दीन तुगलक के रूप में सन 1320 में सिंहासन हासिल किया था तथा जिसका वंश 1412 ईस्वी तक सत्ता में रहा। घियासुद्दीन rose to an important position in the reign of अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के शासन काल में गयासुद्दीन तुगलक ने विशिष्ट पदों पर कार्य किया था। आफ्टर अ ब्रीफ रूल, घियासुद्दीन तुगलक died in AD 1325 and his son Muhammad Tughlaq ascended the throne। 1325 ईस्वी में छोटे से शासन काल के बाद घियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई तथा उसका पुत्र मोहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा। Under the Tughlaqs, the Delhi Sultanate was further consolidated. Many outlying territories were brought under the direct control of the Sultanate। आगे पढ़िए। तुगलक के शासन काल में दिल्ली सल्तनत और संगठित हुई। सल्तनत के सीधे नियंत्रण में कई नए क्षेत्र भी आ गए। आगे देखिए। द डेक्कन एंड द साउथ, दक्कन और दक्षिण प्रदेश। द रीजन्स ऑफ डेक्कन विच वर कॉन्कर्ड बाय द खिलजीज had stopped paying tribute and were proclaiming independent status। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीती गई दक्कन के क्षेत्रों ने शुल्क अदा करना बंद कर दिया तथा स्वतंत्रता का झंडा उठा दिया। मोहम्मद तुगलक, while a prince called Juna Khan, led the early expedition against Rai Rudradev, who was defeated after a prolonged conflict, and Rangal was now annexed under the direct control of the Sultanate। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजकुमार होते हुए जूना खान के नाम से प्रचलित राजकुमार होते हुए राय रुद्रदेव के खिलाफ अभियान छेड़ा, जो लंबे युद्ध के बाद हार गया। वारंगल अब दिल्ली सल्तनत के सीधे नियंत्रण में था। मलाबार वॉज ऑल्सो डिफीटेड, मालबार भी हार गया। नाउ द होल रीजन ऑफ तेलंगाना वॉज डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एंड मेड पार्ट ऑफ द सल्तनत। अब पूरे तेलंगाना क्षेत्र को प्रशासनिक टुकड़ियों में बांटा गया तथा सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। इन कॉन्ट्रास्ट टू अलाउद्दीन खिलजीज पॉलिसीज, द तुगलक अनेक्स्ड द डेक्कन रीजन। आगे देखिए। मोहम्मद तुगलक ने तो आगे वो क्या किए, अलाउद्दीन खिलजी का जो पॉलिसीज था, ठीक है, उसके खिलाफ तुगलक डेक्कन रीजन में क्या काम किए। मोहम्मद तुगलक even decided to transfer his capital from Delhi to Devgir and renamed it as दौलताबाद। मोहम्मद तुगलक ने तो दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया और उसका नाम दौलताबाद रख दिया। In fact, he wanted to control the northern region from this place। वास्तव में वह उत्तर क्षेत्र को यहीं से नियंत्रित करना चाहता था। Substantial number of nobles, religious men and craftsmen shifted to the new capital। बहुत ज़्यादा संख्या में कुलीन वर्ग के लोग, धार्मिक व्यक्ति और शिल्पी नई राजधानी में भेजे गए, स्थानांतरित किए गए। It seems that the idea was to treat it as the second capital and not abandon Delhi। अब देखिए, प्रतीत होता है कि उसका इरादा
दौलताबाद को दिल्ली के साथ साथ दूसरी राजधानी बनाना था। Later, the whole scheme was given up. However, the plan improved ties between the North and South. Apart from territorial expansion, the social, cultural, and economic interactions also grew. बाद में यह योजना त्याग दी गई। हालांकि इस योजना ने दक्षिण तथा उत्तर के बीच रिश्तों में सुधार कर दिया। क्षेत्रीय विस्तार के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध भी बने और बहुत फले फूले। ईस्ट इंडिया, पूर्वी भारत। भानुदेव II, the ruler of Jajnagar in Orissa, had helped Rai Rudra Dev of Warangal in his battle against Delhi Sultans. जाजनगर उड़ीसा के शासक भानुदेव द्वितीय ने वारंगल के राय रुद्रदेव की सहायता सुल्तानों के खिलाफ युद्ध में की थी। उलुग खां led an army against him in AD 1324. Bhanudeva II was defeated and his territory annexed. उलुग खान के नेतृत्व में सन 1324 में भानुदेव द्वितीय पराजित हुआ, हार गया और उसके राज्य को भी सम्मिलित कर लिया गया। In Bengal, there was a discontent of noble against their sultan. Thus, dissatisfied nobles invited the Tughlaq prince to invade their ruler. The army of Bengal was defeated and a noble Nasiruddin was installed to the throne. आगे देखिए, बंगाल में सुल्तान के खिलाफ दरबारियों में असंतोष था। असंतुष्टों ने राजकुमार को आमंत्रित किया कि वहां के शासक पर हमला करें। बंगाल की सेना हार गई तथा नसीरुद्दीन नामक सरदार को गद्दी सौंप दी गई। आगे देखिए, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी। द मंगोल invasion from northwest region were rocking the sultanate on regular intervals. अब देखिए, नियमित अंतराल पर दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। In 1326 to 27, a big Mongol assault under Taramsharin Khan took place. सन 1326 से 1327 में तरमशरीन खान के नेतृत्व में बड़ा मंगोली आक्रमण हुआ। आगे देखिए, अब नॉर्थ वेस्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले यहाँ पे देखिए एक सेक्शन आया है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। राजधानी परिवर्तन। ऑन द कंट्रोवर्शियल मेजर्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिर दौलताबाद। वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल, मोहम्मद तुगलक के सर्वाधिक विवादास्पद निर्णय में एक था दिल्ली से देवगिर दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करना। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महदी हुसैन, द सुल्तान वांटेड टू मेंटेन बोथ दिल्ली एंड दौलताबाद एज हिज कैपिटल। डॉक्टर मेहदी हसन के अनुसार सुल्तान दोनों राजधानियों को बराबर रखना चाहता था। एज पर बरानी, इन AD 1326 to 27, Sultan decided to shift his capital from Delhi to Devgir, Daulatabad in Deccan because it was more centrally located. बर्नी के अनुसार सन 1326 से 1327 में सुल्तान ने अपनी राजधानी बदली करने का, स्थानांतरित करने का निर्णय लिया क्योंकि वह केंद्र में स्थित था। According to Ibn Battuta, the people of Delhi used to write letters containing abuses to the Sultan. Therefore, in order to punish them, Sultan decided to shift the capital. आगे देखिए, इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली की जनता सुल्तान को गालियों वाले पत्र भेजते थे, अतः उन्हें दंड देने के लिए सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन का निर्णय लिया।
Isami say that it was a place at a safer distance from the northwest frontier and thus safe from the Mongols. In view of different versions, it is difficult to assign one definite reason for the shift. अब देखिए, इसामी कहते हैं कि वह स्थान उत्तर पश्चिमी सीमा से काफ़ी दूर था, इसलिए मंगोलों की पहुंच से भी दूर था। विभिन्न मतों की वजह से इस स्थानांतरण की मुख्य वजह की पहचान बहुत मुश्किल है। The entire population was not asked to leave. Only the upper classes, consisting of sheikhs, nobles, ulema, was shifted to दौलताबाद। दिल्ली के समस्त लोगों को दिल्ली छोड़ने को नहीं कहा गया था, मात्र उच्च वर्ग जैसे शेख, अभिजात्य वर्ग, उलेमा इत्यादि ही दौलताबाद ले जाए गए थे। No attempt was made to shift the rest of the population. बाकी लोगों को ले जाने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक built a road from Delhi to Devgur and set up rest houses, but the journey was extremely harsh for the people. मोहम्मद तुगलक ने हालांकि दिल्ली से देवगिर तक सड़क का निर्माण किया था तथा विश्राम गृहों को भी स्थापित किया था, किंतु लोगों के लिए यह सफ़र आसान नहीं था। Large number of people died because of rigorous traveling and the heat. Due to growing discontent, the fact that north could not be controlled from south, Muhammad decided to abandon दौलताबाद। अब देखिए, कष्टदायक यात्रा और भयानक गर्मी की वजह से काफ़ी लोग मर गए थे। बढ़ते असंतोष को देखकर तथा यह भांपकर कि दक्षिण से उत्तर भारत नियंत्रित नहीं हो पाएगा, सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय ले लिया। आगे देखिए, मोहम्मद तुगलक डिसाइडेड टू सिक्योर द फ्रंटियर। मोहम्मद तुगलक ने सीमाओं को सुरक्षित करने का निर्णय लिया। द रीजन फ्रॉम लाहौर टू Kalanor, including Peshawar, was conquered and new administrative control was established. लाहौर से कलानौर, पेशेवर तक जीत लिए गए तथा नया प्रशासनिक नियंत्रण लागू किया गया। Besides, the Sultan also planned invasions of Karachil region in present Himachal and Kandhar, but did not succeed. In fact, these schemes resulted in heavy loss. इसके अतिरिक्त सुल्तान ने कराचिल क्षेत्र, जो कि अभी हिमाचल है, तथा कंधार को भी जीतने का प्रयत्न किया, किंतु वह सफल नहीं हुआ। वास्तव में इन योजनाओं में बहुत नुकसान हुआ। Muhammad Tughlaq was very innovative in adopting the new policies. He started a new department for the development of agriculture. नई नीतियां अपनाने के विषय में मोहम्मद तुगलक बहुत ही अच्छा था। उसने कृषि के विकास के लिए एक नए विभाग का निर्माण कराया। It was called दीवान-ए-कोही। इसे दीवान-ए-कोही कहा गया। Peasants were given financial support to help in arranging seeds for cultivation. किसानों को जुताई के लिए बीज लेने की सहायता प्रदान की गई। This loan was also given in case of crop failures. फसल बर्बाद होने पर भी यह ऋण दिया जाता था। Another important measures was to introduce token currency to tide over the shortage of silver. अब देखिए, अन्य महत्वपूर्ण सुधार चांदी की कमी से पार पाने के लिए किया गया था। ठीक है। However, this scheme failed and causing great financial loss to the Sultanate. हालांकि यह योजना असफल हुई तथा इससे सल्तनत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आइए टोकन करेंसी, जिसको प्रतीकात्मक मुद्रा कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। Another controversial project under
taken by Muhammad bin Tughlaq was the introduction of token currency. मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा आरंभ की गई अन्य विवादास्पद योजना प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रयत्न था. According to Barani, the Sultan introduced token currency because the treasury was empty due to the Sultan's scheme of conquest as well as his boundless generosity. बर्नी के अनुसार सुल्तान ने प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया कि अति विस्तारवादी योजनाओं की वजह से तथा अत्यधिक उदारता की वजह से खजाना खाली हो चुका था. Some historians are of the opinion that there was a shortage of silver worldwide at that time and India too faced the crisis. Therefore, the Sultan was forced to issue copper coins in place of silver. कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन दिनों विशेष स्तर पर चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए भारत में भी इसकी कमी हो गई थी. अतः सुल्तान को चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाने पड़े. मोहम्मद इंट्रोड्यूस्ड अ कॉपर कॉइन जितल in place of silver coin tanka and ordered that it should be accepted as equivalent to tanka. मोहम्मद ने चांदी के सिक्के टका के स्थान पर तांबे की मुद्रा जीतल चलाई तथा आदेश दिया कि इसे टका के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा. However, the idea of token currency was new in India and it was difficult for traders and common people to accept it. हालांकि प्रतीकात्मक मुद्रा का विचार भारत के लोगों के लिए नया था तथा व्यापारियों आम लोगों के लिए इसे स्वीकारना अत्यंत कठिन था. The state also did not take proper precautions to check the imitation of coins issued by the mints. शासन ने भी सिक्कों की गढ़ाई के विषय में उचित सावधानी नहीं बरती. Government could not prevent people from forging the new coins and soon the new coins flooded the market. सरकार लोगों को नए सिक्के ढालने से रोक ना सकी और जल्द ही बाजार में नकली प्रतीकात्मक मुद्राओं की बाढ़ आ गई. लोग नकली सिक्के बनाने लगे. According to Barney, the people began to mint token currency in their houses. बर्नी के अनुसार लोगों ने सिक्के घर में ही ढालने शुरू कर दिए थे. However, the common man failed to distinguish between copper coin issued by the royal treasury and those which were locally made. Thus, the Sultan was forced to withdraw the token currency. अतः जो सामान्य जनता थी उसके लिए सरकारी सिक्कों तथा लोगों द्वारा ढाले गए नकली सिक्कों में अंतर करना मुश्किल हो गया. इसलिए अंत में सुल्तान को यह योजना वापस लेनी पड़ी. आगे देखिए. मोहम्मद तुगलक was succeeded by his cousin Firoz Tughlaq. Under him, no new territories could be added to the Sultanate. मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक सुल्तान बना. उसके शासन काल में कोई भी नया क्षेत्र नहीं जीता गया. He managed to keep large areas intact with great efforts. अब देखिए, उसके शासन काल में उसने विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयत्न किए. However, the political control of Delhi gradually weakened during the rule of Firoz's successors. हालांकि दिल्ली पर प्रशासन की पकड़ फिरोज के उत्तराधिकारियों के समय ढीली होने लगी. The invasion of Timur in AD 1398 left the Sultanate desolate. अब देखिए, सन 1398 में तैमूर के हमलों ने सल्तनत को हिला दिया. By the end of the Tughlaq rule 1412, the Sultanate was confined to a small territory in North India. तुगलक साम्राज्य के अंतिम दिनों में 1412 ईस्वी में सल्तनत उत्तर भारत के एक छोटे से हिस्से में सिमट कर रह गया. A number of regions proclaimed independent status. In East Bengal and Orissa enjoyed complete autonomy.
कई राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिए। पूर्व में उड़ीसा तथा बंगाल पूरे रूप से स्वायत्तता घोषित कर चुके थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। In eastern UP and large parts of Bihar, a new independent kingdom of Sharkis emerged. पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कई हिस्सों में एक नए वंश का उदय हुआ, शर्की प्रशासन। In the Deccan and South Vijayanagar Empire and Bahmani Kingdom became political powers. दक्कन तथा दक्षिण में विजयनगर और बहमनी राजनीतिक शक्तियां बन गई। लार्ज पार्ट्स ऑफ पंजाब वर ऑक्यूपाइड बाय इंडिपेंडेंट नोबल्स। गुजरात एंड मालवा बिकेम fully independent. Rajput states in Rajasthan no longer treated Delhi sultans as their overlords. आगे देखिए, बोल रहा है पंजाब का बड़ा हिस्सा स्वतंत्र सरदारों द्वारा जीत दिया गया। गुजरात और मालवा स्वतंत्र हो गए। राजस्थान के राजपूत सल्तनत को अपना स्वामी स्वीकार अब नहीं करते थे।